बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू। तमाम स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लास में वेलकम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं एक्सपोर्ट में, उसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले डेफिनेशन को डिस्कस करने। व्हाट इज़ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड जिसे इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। जब मुल्क से बाहर ट्रेड की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं तो ये फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ट्रेड हम डिस्कस कर चुके थे। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग। अगर ये विद इन अ कंट्री परफॉर्म किया जाए तो इसे डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, जैसे होल सेलिंग और रिटेलिंग। लेकिन अगर ये कंट्री से बाहर परफॉर्म किया जाए, बाहर मुल्क से आप गुड्स को परचेज करें या फिर सेल करें, तो ये ट्रेड की एक्टिविटी फॉरेन ट्रेड कहलाती है, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन के हवाले से डिफाइन हुआ है, नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशिएंट। अ कंट्री मे हैव अ सरप्लस ऑफ वन थिंग बट शॉर्ट ऑफ द अदर। कोई भी मुल्क सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, या तो उसमें कुछ गुड्स की सरप्लस पाया जा रहा होता है, मतलब प्लस क्वांटिटी में गुड्स मौजूद होती है, या फिर ऐसा होता है कि शॉर्टेज होती है गुड्स की। Every country, no matter rich or poor, big or small, developed or undeveloped, is depend on the other. कंट्री छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो या अमीर कंट्री हो, अंडर डेवलपिंग कंट्री हो, डिपेंड कर रहा होता है दूसरी कंट्री पर, और इसके लिए हमें परफॉर्म करनी पड़ती है ट्रेड की एक्टिविटी है। अमेरिका फेसेस द शॉर्टेज ऑफ ऑयल एंड गैस, जापान इज शॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अरब कंट्रीज लाइक इन ह्यूमन सोर्सेज, एंड पाकिस्तान सफर द शॉर्टेज ऑफ ऑयल, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स। अदर शॉर्टेज ऑफ सरप्लस बोथ रिजल्ट इन फॉरेन ट्रेड। शॉर्टेज हो या फिर सरप्लस हो गुड्स की, दोनों ही जगह पर हमें फॉरेन ट्रेड की नीड होती है। अगर गुड्स सरप्लस कंडीशन में हमारे पास मौजूद हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स मौजूद है, तो फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को। और अगर शॉर्टेज पाई जा रही है गुड्स की, हमारे मुल्क में गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें गुड्स बाहर से परचेज करनी पड़ती हैं, जो कि इम्पोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मिलकर फॉरेन ट्रेड जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम या तो गुड्स को परचेज कर रहे होते हैं या फिर सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के हवाले से बात की हुई है। अभी हमने जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टर्म को यूज़ किया। तो फॉरेन ट्रेड में दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हम। अगर गुड्स को बाहर मुल्क से परचेज कर रहे होते हैं तो ये इंपोर्ट कहलाता है, और अगर गुड्स को बाहर मुल्क को सेल आउट कर रहे होते हैं तो ये एक्सपोर्ट कहलाता है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड दो हो गए हमारे पास, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेड को एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉरेन ट्रेड हैज़ टू पार्ट्स। फॉरेन ट्रेड के दो पार्ट्स हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स क्या है? इट मीन्स बाइंग फ्रॉम अब्रॉड। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू सेलिंग अब्रॉड। अगर हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं बाहर मुल्क से तो इंपोर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर सरप्लस यूनिट से हमारे पास गुड्स सरप्लस कंडीशन में है, ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, तो हम बाहर मुल्क को सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट करने की एक्टिविटी एक्सपोर्ट कहलाती है। आज की स्लाइड क्लास में हम जो है वो एक्सपोर्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट क्या है, डेफिनेशन एक्सपोर्ट की, इसके साथ ही क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम अपनी गुड्स को बाहर ममालिक को सेल आउट करना चाहते हैं तो किस प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ता है, उसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी मैं कि ये वाला जो सवाल है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, जिसमें आपने तमाम प्रोसीजर्स की हेडिंग को डिफाइन करना होता है सीक्वेंस से। सबसे पहले डिफाइन करना होता है एक्सपोर्ट को कि एक्सपोर्ट क्या है, फिर इसके बाद प्रोसीजर की हेडिंग्स की लिस्ट बनानी होती है। 21 हेडिंग्स है इसकी, फिर सीक्वेंस से उन हेडिंग्स को डिफाइन करना होता है कि किस तरह एक्सपोर्ट परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट की लिखी हुई डेफिनेशन, export refer to selling locally available goods on foreign markets. It denotes a country has a surplus of goods and needs foreign exchange. जब हमारी कंट्री में सरप्लस गुड्स जो है मौजूद होती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स मौजूद होती हैं, तो फिर इन गुड्स को हम फॉरेन मार्केट में जो है वो प्रेजेंट करते हैं सेल आउट करने के लिए, ताकि ये सेल आउट हो जाए और वहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की जो है वो अर्निंग हो। तो ये एक्टिविटी हमारी एक्सपोर्ट कहलाती है कि जब कंट्री में सरप्लस यूनिट्स मौजूद हैं तो उसे आप फिर फॉरेन मार्केट में प्रेजेंट करते हैं अवेलेबल फॉर सेल के लिए। ये एक्टिविटी गुड्स को बाहर मुल्क को सेल आउट करने की एक्सपोर्ट कहलाती है। In Pakistan, exports are made under the Import and Export Act. They lay down export rules, regulation, policies, rebates, refunds, and duty drawback. The act remains under constant change to adjust the changing requirement.
यहाँ एक्सपोर्ट के बारे से डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी हम एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स को, कुछ रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है और ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। आज की क्लास में हम उसी मेथड को डिस्कस करने जाएंगे कि प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है। यहाँ कुछ हेडिंग्स को डिफाइन किया हुआ है कि सबसे पहले हमें इंक्वायरी जो है वो रिसीव होती है, उसके बाद हम कोटेशन सेंड करते हैं, इंडेंट बनाते हैं, लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, हमें एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट बनता है, परमिशन लेनी पड़ती है, एक्सचेंज रेट की फिक्सेशन होती है, इसके अलावा इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, बिल ऑफ लेडिंग हासिल करना पड़ता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, कस्टम अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है, कौंसिल इनवाइस हासिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई है सारी कि किस तरह एक्सपोर्ट जो है वो होता है, किस तरह एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, क्या प्रोसीजर होता है। ये तो यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स को डिफाइन किया है। अब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, मजीद इन्हीं हेडिंग्स को डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए डिटेल में चलते हैं कि क्या है प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में in accordance with the rules laid down by the government of Pakistan, the procedure followed in exporting is as under, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हिसाब से जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसमें 21 हेडिंग्स हमारे पास हैं। वन बाय वन इन हेडिंग्स को डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग है रिसीविंग इंक्वायरीज, यानी एक्सपोर्ट प्रोसीजर में जो पहली एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं, आपको इंक्वायरीज रिसीव होती हैं, यानी जो मुल्क आपसे गुड्स परचेज करना चाह रहा है वो आपकी गुड्स के हवाले से इंक्वायरी करता है, तहकीकात करता है, सवालात आपको जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं। सेकेंड हेडिंग हमारे पास है ऑब्टेनिंग ऑर्डर, या इसे इंडेंट भी कहा जाता है। थर्ड फिर हम गुजरते हैं ऑब्टेनिंग एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट से। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कोटा, फिर परसेंटेज डिसाइड होती है कि कितनी गुड्स जो है बाहर मुल्क सेल आउट की जाएगी। फिर लाइसेंस आपको ऑब्टेन करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। कंप्लायंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फिक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, अरेंजिंग ऑफ गुड्स, पैकिंग एंड मार्किंग, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट, obtaining shipping order, preparing invoice, obtaining consular invoice, obtaining consular permit। then मजीद यहाँ पर हेडिंग सब्सक्राइब हुई है पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, obtaining certificate of origin, loading the goods on the board the ship, issuance of bill of lading, ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, और लास्ट में हमारे पास है रिसीविंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। तो ये वो प्रोसीजर है एक्सपोर्ट का कि हमें इन तमाम मराहिल से गुजरते हुए गुड्स को बाहर मुल्क को सेल आउट करना पड़ता है और एक्सपोर्ट परफॉर्म करना पड़ता है। अभी हमने जो है वो हेडिंग को डिस्कस किया, अभी डिटेल में हर हेडिंग को जो है वो हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वाली हेडिंग पर, रिसीविंग इंक्वायरीज। इसका क्या मतलब है? जब एक्सपोर्ट का प्रोसीजर आप स्टार्ट करते हैं तो पहला काम इंक्वायरीज रिसीविंग का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्टर रिसीव ट्रेड इंक्वायरीज अबाउट द गुड्स दैट द इंपोर्टर वांट्स टू बाय। द इंफॉर्मेशन इज एन फॉलो: टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, साइज, क्वालिटी, ग्रेड, ब्रांड, साइज, डिलीवरी मोड, स्केड्यूल, मोड और टाइप ऑफ पैकिंग, मेथड ऑफ पेमेंट, पोर्ट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर इस वाली हेडिंग में ये डिस्क्राइब हो रहा है कि सबसे पहले जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको इंक्वायरीज रिसीव होती हैं। इंक्वायरीज में जो कंट्री, जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, आपसे परचेज करने वाली कंट्री है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती है आपकी गुड्स के हवाले से। आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या साइज है, क्या क्वालिटी है, कितनी ग्रेड की प्रोडक्ट है, क्या ब्रांड है, प्राइस क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा आपका, किस तरह आप गुड्स को डिलीवर करेंगे, गुड्स की पैकिंग की टाइप क्या होगी, स्केड्यूल क्या होगा, कब तक गुड्स डिलीवर कर दी जाएंगी, मेथड ऑफ पेमेंट, किस तरह गुड्स की पेमेंट की जाएगी, और पोर्ट ऑफ डिलीवरी किस तरह होगी। इस हवाले से जो इंपोर्टर कंट्री है वो इंक्वायरी करती है एक्सपोर्टर कंट्री से जो कि गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाह रही है। तो पहली हेडिंग में हमने कहा रिसीविंग इंक्वायरीज, हमें सवालात रिसीव होते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। सेकेंड हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्टेनिंग ऑर्डर इंडेंट। जब सवालात के जवाबात दे दिए जाते हैं इंपोर्टर कंट्री को तो फिर वहां से ऑर्डर रिसीव होता है। ऑब्टेनिंग मतलब हासिल करना, ऑर्डर, ऑर्डर को इंडेंट भी कहते हैं। यहां से एक एमसीक्यूज भी बनता है कि ऑर्डर को और क्या कहते हैं, तो ऑर्डर को इंडेंट भी कहा जाता है। Having agreed to the price, quality, amount, mode of delivery, the exporter will receive the indents from the importer.
The order contains a detail as the name of the product, brand, quality, price, size, grade, packing, port of delivery, mode of payment and other instruction. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब इंपोर्टर कंट्री जो है वो एक्सपोर्टर की दी हुई इंफॉर्मेशन से एग्री हो जाता है कि भाई गुड्स की प्राइस ये है, क्वालिटी ये है, अमाउंट ये है और मोड ऑफ डिलीवरी इस तरह होगी, उसके बाद इंपोर्टर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करवाता है, इंडेंट जो है वो बनाया जाता है। उसमें आप डिटेल में जो है वो ऑर्डर लिख रहे होते हो कि कौन सी गुड्स भेजनी है, किस ब्रांड की, क्वालिटी की, साइज की गुड्स भेजनी है, किस तरह पैक करके भेजनी है, डिलीवरी किस तरह करनी है गुड्स की, और पेमेंट का तरीकेकार क्या होगा, कि तमाम चीज जो है वो ऑर्डर की फॉर्म में लिखी जाती है। एक्सपोर्टर अपने पास लिखता है इंपोर्टर कंट्री की इंस्ट्रक्शन को, उसे हमने कहा ऑब्टेनिंग ऑर्डर या ऑब्टेनिंग इंडेंट। अभी जो इंडेंट बनते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंडेंट। द ऑर्डर में बी ऑफ टू टाइप्स। इंडेंट की टू टाइप्स हमारे पास हैं, एक है ओपन इंडेंट, दूसरा है क्लोज इंडेंट। In the open indent, the above detail are not specifically mentioned and left to the discretion of the exporter. यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर ओपन इंडेंट होता है तो ओपन इंडेंट में जो चॉइस होती है वो एक्सपोर्टर की होती है। यहाँ पर जो इंपोर्टर कंट्री है वो एक्सपोर्टर पर जो ये बात जो है वो छोड़ देते हैं कि भाई आप अपने लिहाज से गुड्स को भेज दें, कोई भी स्पेसिफिकली चीज या डिटेल जो है वो मेंशन नहीं की जाती। जब ऐसा हो कि डिटेल मेंशन ना की जाए और एक्सपोर्टर की चॉइस पर जो है वो चीजों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा इंडेंट ओपन इंडेंट कहलाता है। आगे जो है वो एक्सप्लेन हुआ है क्लोज इंडेंट। इन दी क्लोज इंडेंट ऑल सच डिटेल आर स्पेसिफिकली मेंशन। अगर तमाम डिटेल स्पेसिफिकली मेंशन है कि हमें ये गुड्स चाहिए, इतनी क्वालिटी, ये क्वालिटी की, इस क्वांटिटी की, इतनी मिकदार में भेज दीजिए, इस तरह पैक होगी, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए इंपोर्टर की तरफ से, तो ऐसा ऑर्डर एज अ इंडेंट क्लोज इंडेंट कहलाता है। तो यहाँ डिफरेंस भी आ सकता है इंडेंट के हवाले से कि ओपन इंडेंट क्या है, क्लोज इंडेंट क्या है। अगर इंपोर्टर ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी अपने ऑर्डर के हवाले से, स्पेसिफिकली कुछ कहा नहीं है और एक्सपोर्टर की चॉइस पर जो है वो चीज़ों को रहने दिया है, तो ऐसा इंडेंट ओपन इंडेंट कहलाता है। और अगर चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है इंपोर्टर की तरफ से कि ये गुड्स भेजनी है इस क्वालिटी, इस कलर, इस साइज की, तो ऐसा इंडेंट फिर क्लोज इंडेंट कहलाता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑब्टेनिंग एलसी, एलसी की फुल फॉर्म होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय द बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। लेटर ऑफ क्रेडिट वो डॉक्यूमेंट है बेसिकली जो कि बैंक की तरफ से इशू किया जाता है, एक्सपोर्टर के फेवर में होता है, इसे एलसी भी कहा जाता है। एन एलसी इज एन अंडरटेकिंग और अ गारंटी बाय द इंपोर्टर्स बैंक that the bill of exchange drawn by the exporter will be accepted on presentation. The letter of credit so issued is usually irrevocable, making the position of the exporter suffer and bringing the risk of non-payment to zero. यहाँ पर बेसिकली ये गारंटी होती है इंपोर्टर बैंक की तरफ से कि अगर इंपोर्टर जो है वो डिफॉल्टर हो गया और गुड्स की जो है वो पेमेंट नहीं कर सका, तो एक्सपोर्टर को ये फेवर देता है इंपोर्टर कंट्री का बैंक कि उसके बिहाफ पर बैंक पेमेंट करेगा। तो ये जो है वो एक तरह का गारंटी होती है, अंडरटेकिंग होती है बैंक की तरफ से। ये बैंक कौन सा होता है, ये इंपोर्टर कंट्री का बैंक होता है जो कि एलसी बनाता है, गारंटी देता है इंपोर्टर की कि अमाउंट जो है वो ऑन द प्रेजेंटेशन पे कर दिया जाएगा। और ये फेवर में होता है एक्सपोर्टर के। एमसीक्यूज बनता है यहाँ से कि एलसी किसके फेवर में होता है, एक्सपोर्टर के फेवर में होता है। फेवर में किस तरह हुआ, देखें एक्सपोर्टर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया, अगर इंपोर्टर डिफॉल्टर होता है और गुड्स की पेमेंट नहीं कर पाता तो उसका बैंक जो है वो पेमेंट करेगा, तो एक्सपोर्टर सेफ साइड पर है, इसलिए हमने कहा कि एलसी क्या है, फेवर में है एक्सपोर्टर के। एलसी कौन बनाता है, कौन इशू करता है, इंपोर्टर कंट्री का बैंक इशू करता है। एलसी इस तरह का होता है, यहाँ पर मैंने एक इमेज भी शो की है। एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट बायर, बायर इज अनेबल टू पे सेलर, बायर्स बैंक, सेलर्स बैंक। और यहाँ पर जो है वो बन रहा है आपका एलसी जिसमें जो बायर कंट्री है, इंपोर्टर कंट्री है, वो सपोर्ट कर रही है, फेवर कर रही है किसको, एक्सपोर्टर को। थ्रू एलसी गारंटी दे रही है कि इंपोर्टर जो है वो गुड्स का अमाउंट पे कर देगा। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कोटा। When the goods being exported are sold, the government fixes export quota for such items. Therefore, for such product, the exporter gets is quota fixed and sectioned. Obtaining export license, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस बेसिकली परमिशन को कहते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है। द एक्सपोर्ट लाइसेंस मे बी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। किस किस तरह के लाइसेंस होते हैं, कैटेगरीज क्या होती हैं।
कोटा लाइसेंस, ओपन जर्नल लाइसेंस, लिमिटेड फ्री लाइसेंस, न्यू कमर लाइसेंस। तो ये कुछ टाइप्स है हमारे पास लाइसेंस की। एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। तो इस वाली हेडिंग में एक्सपोर्टर जो होता है वो लाइसेंस को हासिल करता है, ऑब्टेन हासिल करना एक्सपोर्ट लाइसेंस। Any type of license must be obtained before exporting goods, especially raw material and agricultural produced. Next हमारे पास है compliance of foreign trade. The exporter will have to file a declaration under the Foreign Exchange Regulation Act that he will surrender to the State Bank of Pakistan all the foreign exchange earned through the transaction in question. This undertaking is given by filing in the form the origin of which is submitted to the custom officials and its 3 copies to the concerned foreign exchange bank. बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक अंडरटेकिंग बनाया जाता है, एक जो है वो हल्फनामा होता है। बेसिकली इसकी एक कॉपी जो है वो 3 कॉपीज जो है वो कहाँ पर जमा करवाई जाती है, स्टेट बैंक के पास जमा करवाई जाती है। फिक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। The exchange rate is the open market continuous changing day to day. Exchange rate जो है वो open market में day to day change हो रहा होता है. So in this case तो इस तरह में with the Pakistan currency, therefore the moment the export transaction is struck, the prevailing rate time will be determined for the purpose of payment by the importer. इसके बाद जो एक्सपोर्टर होता है वो गुड्स को अरेंज करता है। अरेंजिंग ऑफ गुड्स की हेडिंग हमारे पास है। If the exporter is himself a producer, he will start production. Otherwise, he will buy all the goods from the open market according to the sample agreed upon. कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर प्रोड्यूसर खुद से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो फिक्सेशन रेट के बाद वो क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। और अगर गुड्स की बाइंग और सेलिंग के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो फिर यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को अरेंज करने में जो है वो बिजी हो जाता है। इसके बाद अरेंज अगर गुड्स को कर लिया है तो फिर पैकिंग एंड मार्किंग की तरफ हम जाते हैं। गुड्स को प्रॉपर पैक किया जाता है, प्रॉपर मार्किंग की जाती है ताकि आप उसको एनालाइज कर सको कि ये गुड्स जो है वो आपने इस कंट्री को एक्सपोर्ट करनी है। Having the goods collected, their packing gets underway. The mode of packing is in accordance with the agreement with the importer. The exporter makes itself sure that the packing makes it sure is safe. If the goods are damaged owing to substandard packing, the exporter is held responsible. यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉपर पैकिंग होनी जरूरी है क्योंकि गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है वो ट्रांसफर हो रही है। वन कंट्री टू अनदर गुड्स को आप भेज रहे हैं, अगर प्रॉपर पैक नहीं होंगी तो गुड्स डैमेज हो सकती हैं। गुड्स अगर प्रॉपर मार्क नहीं होंगी तो मिस हो सकती हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सपोर्टर की कि अपनी गुड्स को जो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है प्रॉपर पैकिंग करे और प्रॉपर मार्किंग करे। After packing comes marking. The container and the package bear certain marks so that it can be identified from other goods. The marking intends the following: name of the product, quantity or number of weight, any particular number, any specific mark. अच्छा, पैकिंग करने के बाद यहाँ पर मार्किंग को मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने कह रहे हैं कि प्रॉपर जो है वो मार्किंग करना जरूरी है। अब मार्किंग में आप क्या क्या जो है वो मार्क कर सकते हैं प्रोडक्ट पर, नेम प्रोडक्ट का, क्वांटिटी, नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी या फिर नंबर, वेट, पर्टिकुलर नंबर कोई आपका जो है वो आप यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्पेशल मार्क कोई आप लगा सकते हैं कि आपसे आप एनालाइज कर सकें कि ये आपकी प्रोडक्ट है। नेम ऑफ द पोर्ट ऑफ द डेस्टिनेशन, जिस जगह आप गुड्स को डिलीवर करना चाह रहे हैं, पहुंचाना चाह रहे हैं, उस डेस्टिनेशन की आप नेम भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट पर। तो इस तरह आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्क हो जाती है। इसके बाद कह रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप फॉरवर्डिंग एजेंट की हेल्प लेते हैं और इंपोर्ट करने के लिए क्लियरिंग एजेंट जो है वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। पहले फॉरवर्डिंग एजेंट के लिहाज से बात कर लेते हैं क्योंकि आज हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे हैं। इन केस ऑफ इंपोर्ट, क्लियरिंग एजेंट एंड इन एक्सपोर्ट फॉरवर्ड एजेंट इज अपॉइंटेड। कह रहे हैं कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपको फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। फॉरवर्डिंग एजेंट नाम से ही जाहिर है आपकी गुड्स को फॉरवर्ड करेगा, मतलब आगे पहुंचाने में, अगले मुल्क तक पहुंचाने में, जहां आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर रहा होगा। द फॉरवर्डिंग एजेंट परफॉर्म ऑल फंक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम मार्किंग द कंटेनर्स टू लोडिंग अब्रोड द शिप। मार्किंग के बाद
तमाम एक्टिविटीज जो हम एक्सपोर्ट के लिए परफॉर्म करते हैं और गुड्स जो हमारी गुड्स हैं जिन्हें हमें एक्सपोर्ट करना है, लोड करवाने तक, शिप में रखवाने तक जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो फॉरवर्डिंग एजेंट की अंडर कंट्रोल परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ऑब्टेनिंग शिपिंग ऑर्डर। द एक्सपोर्टर हैज टू हायर द सर्विसेज of a shipping company for getting a space in a ship. The freight charge is on the basis of volume and not the weight. If the consignment is big, the entire ship chartered such as arrangement is known as chartered party agreement. After the agreement is made, the shipping company issue the shipping order that binds the captain of the ship to receive the goods on board in accordance with the instruction contained in the order. The freight charges are also paid as specified in it. कह रहे हैं कि आप जो है वो गुड्स को ज़्यादातर शिप के जरिए एक्सपोर्ट किया जा रहा होता है। यहाँ पर हम जो है वो शिप के जरिए एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं और शिप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमें जगह बुक करवानी पड़ती है, जिसे हम डॉक यार्ड कहते हैं। जिस तरह वेयर हाउस होता है हमारा, इस तरह शिप में जो वेयर हाउस होते हैं वो डॉक यार्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, शिपिंग ऑर्डर कर रहा है, एक प्लेस बुक करवा रहा है जहां पर अपनी गुड्स को रखकर वो एक्सपोर्ट करेगा। प्रिपेयरिंग इनवॉइस, इनवॉइस कहते हैं रसीद को। इनवॉइस में लिखी हुई होती है डिटेल गुड्स के हवाले से। इस वाली हेडिंग में एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है, तैयार करता है इनवॉइस, वो रसीद जिसमें गुड्स की डिटेल लिखी हुई है, गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स का कलर, गुड्स की प्राइस, टोटल अमाउंट, इस हवाले से। After receiving the shipping order, the exporter prepares the invoice stating price, place, quantity, quality, mode of packing, port of destination, name of the ship. ये तमाम डिटेल जिस डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट हमने कहा इनवॉइस है। एक्सपोर्टर ने तैयार किया इनवॉइस, इसमें मौजूद है गुड्स की प्राइस, वो जगह जहां गुड्स को पहुंचाना है, क्वांटिटी, क्वालिटी, किस तरह गुड्स पैक हुई है, किस गुड्स जो है वो किस शिप में मौजूद है, और डेस्टिनेशन क्या है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, तमाम डिटेल इनवॉइस में मौजूद होती है। यहाँ एक जो है वो स्पेसिमेन दिखाया गया है इनवॉइस का कि इनवॉइस में क्या है, किस जगह से जो है वो गुड्स आ रही है, किसके लिए गुड्स भेजी जा रही है, ये डिटेल होती है। यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर की डिटेल है, इसके साथ ही पर यूनिट अमाउंट मेंशन होता है और टोटल अमाउंट भी मेंशन होता है गुड्स का। तो ये हमारे पास एक इनवॉइस है जो कि एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग कॉन्सुलर इनवॉइस। If the goods are dutiable at volume, the custom authorities may not believe the value shown on the invoice. They may cast about over and under stocking. To avoid such a situation, the exporter obtained the consular invoice from the embassy of the importing countries. The invoice confirms the value of goods. The confirmation has credibility and accepted by the custom persons, and therefore the importer gets clear his consignment easily through the customs. The consular invoice duly certified by the consul journal of the embassy sent to the importer who pay custom duly in line with the value confirmed by the consul journal. कह रहे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हम इनवॉइस बना रहे हैं कस्टम अथॉरिटीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उन्हें वहाँ पर शक होता है कि ये इनवॉइस जो है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ, कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो फिर वहाँ पर वो क्या करती हैं, गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको कंफर्म कर रही होती हैं। कंफर्म करने के बाद एक इनवॉइस जो है वो कस्टम अथॉरिटीज देती हैं जो कि कॉन्सुलर इनवॉइस कहलाता है। कॉन्सुलर इनवॉइस क्या शो करता है, ये इनवॉइस बताता है कि आपकी जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू कंफर्म हो चुकी है, चेक हो चुकी है कस्टम अथॉरिटीज की तरफ से। द इनवॉइस कंफर्म द वैल्यू ऑफ द गुड्स। बेसिकली ये इनवॉइस जो होता है वो आपकी गुड्स की वैल्यू की कंफर्मेशन होती है, इसलिए इस इनवॉइस को कंफर्मेशन इनवॉइस भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्सुलर इनवॉइस को कंफर्मेशन इनवॉइस भी कहा जाता है क्योंकि ये आपकी गुड्स की वैल्यू की कंफर्मेशन को बता रहा होता है। ऑब्टेनिंग कस्टम परमिट। Custom permit is issued by the custom authorities to the exporter after determining whether or not the goods are dutiable, and if they are, whether the duty has been paid. After the duty is paid, the consignment is sent to the dockyard. कह रहे हैं कि अगर जो कस्टम अथॉरिटीज़ है वो आपको परमिशन दे देती है, आपको कॉन्सुलर इनवॉइस जारी कर दिया गया, आपकी गुड्स जो है वो उसकी वैल्यू चेक कर ली गई और सारी ड्यूटी आपने पे कर दी है। जो ड्यूटी लगती है एक्सपोर्ट होती है गुड्स तो उन पर कुछ ड्यूटीज़ लग रही होती हैं,
जब तमाम ड्यूटीज क्लियर कर दी जाती हैं तो कस्टम अथॉरिटीज कस्टम परमिट्स इशू करता है कस्टम अथॉरिटीज की तरफ से कि ये जो गुड्स हैं वो ड्यूटेबल हैं, ड्यूटी पे की जा चुकी है, अब ये कंसाइनमेंट, ये जो गुड्स हैं वो आगे भेजी जा सकती हैं डॉकयार्ड में। पेमेंट ऑफ द डॉक चार्जेस, Once the above steps are complete, the goods are sent to the dockyard. Dockyard मैंने कहा कि वो प्लेस शिप में जहां पर आप गुड्स को रखकर आगे भेजेंगे. The authorities there issue a dock challan to be filled by the exporter. They sign it and retain one copy of it, and the second one is hand over to the exporter. Through this challan, he pay the dock charges. The paid dock challan that comes a dock receipt. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो प्लेस बुक करवाई थी शिप में जो कि डॉक यार्ड कहला रही थी, उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिसे डॉक चार्जेस कहा जाता है. तो बेसिकली उस प्लेस की यहाँ पर रेंट पे किया जा रहा है, जिसको हमने कहा कि एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस कर रहा है. Goods being exported must be insured by insurance company. The process ensures that the goods will reach their destiny safely, and in case of any damage or loss, the insurance company will pay the compensation. In foreign trade, this safety step is known as marine insurance. इस वाली हेडिंग में जो एक्सपोर्टर होता है वो अपनी गुड्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ताकि गुड्स जो है वो सेफली अपनी जो जगह है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंच जाए. और अगर इस दौरान किसी भी किस्म का नुकसान जो है वो सामना करना पड़े नुकसान का, तो फिर वो इंश्योरेंस होने की वजह से होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी वाले उस नुकसान को सफर कर रहे होते हैं और जो एक्सपोर्टर होता है वो सेफ साइड होता है. तो जरूरी होता है कि जब गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्टर अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवाए. ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. Goods being exported may either have been produced in the country or are being re-exported. This must be distinguished because in some cases only locally manufactured goods can be exported, and in other only imported goods can be exported. If the goods being produced are locally originated, the exporter must prove it. The certificate of origin fulfill these objectives. It certifies that the goods being exported have been manufactured locally. कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कौन जारी करता है, एमसीक्यूज में पूछते हैं आपसे. तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है एक्सपोर्टर को. ये किस बात की अलामत होती है, ये इस बात की अलामत होती है, इस बात का सर्टिफिकेट होता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस की गई हैं वो आप ही की कंट्री में प्रोड्यूस करके आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो. वह किसी और मुल्क से आपने बाइंग करके आगे जो है वो सेलिंग नहीं की, बल्कि इसके बनाने वाले खुद आप हो. तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट होता है एक्सपोर्टर के लिए जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे देता है. इस बात का प्रूफ होता है कि गुड्स जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड की गई है. ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ दिखाया भी गया है कि एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर नेम, इंपोर्टर डिटेल, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है सारी. इसके बाद मेड रिसिप्ट की बात कर लेते हैं. लोडिंग द गुड्स इन बोर्ड द शिप. After this stage, the consignment is sent on board the ship of the shipping company with which the exporter entered into agreement. The maid receives the consignment and compare it with the document handed over to him. इसके बाद क्या होता है, गुड्स जो हैं वो बोर्ड में शिप में जो है वो रखवाई जाती हैं, लोड करवाई जाती हैं, और वहां पर जो एक पर्सन होता है, मेड पर्सन जिसे कहते हैं, वो चेक करता है कि जो सामान रखवाया गया है वो उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से है जो उसके हाथ में मौजूद हैं, जो हैंडेड ओवर डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से. जो ये मेड पर्सन होता है शिप में गुड्स को चेक करता है कि वाकई ये गुड्स इस तरह इसी कंडीशन में मौजूद हैं या नहीं. टाइप्स ऑफ मेड रिसिप्ट. जब मेड पर्सन गुड्स को चेक कर रहा होता है अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से, तो फिर वहां से एक रिसिप्ट आपको मिलती है जो कि मेड रिसिप्ट कहलाती है. ये रिसिप्ट दो तरह की होती है. आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड द मेड ऑफिसर इशू एन एक्नॉलेजमेंट नॉन एज मेड रिसिप्ट. जब मेड ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो वो रिसिप्ट जो है वो जारी करता है जो कि मेड रिसिप्ट कहलाती है. द मेड रिसिप्ट इज ऑफ टू टाइप्स. बेसिकली टू टाइप होती है मेड रिसिप्ट की हमारे पास, क्लीन रिसिप्ट और नेक्स्ट हमारे पास है फाउल रिसिप्ट. अगर आपने गुड्स को ठीक से पैक किया हुआ है, प्रॉपर आपकी गुड्स पैक हुई हुई है, मार्क हुई हुई है, तो फिर आपको जो मेड ऑफिसर है वो क्लीन रिसिप्ट जारी करता है. और अगर आपकी गुड्स प्रॉपर पैक नहीं हुई हुई, मार्क नहीं हुई हुई, तो फिर वहां पर आपको मेड ऑफिसर जो है वो फाउल रिसिप्ट देता है कि भाई जो गुड्स रखवाई गई थी शिप में, तभी ये जो है वो नुक्स की हालत में थी, डिफेक्टिव आइटम जो है वो रखवाया गया था शिप में. ठीक है, तो ये क्लीन रिसिप्ट का मतलब क्या है, गुड्स प्रॉपर हालत में पैक हुई हुई हैं, बिल्कुल सही हालत में, सही कंडीशन में रखवाई गई हैं. और फाउल का मतलब है डिफेक्टिव या फिर नुक्स की फॉर्म में सही से पैक नहीं हुई हुई गुड्स रखवाई गई हैं शिप में.
इसके बाद इशुएंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग कौन जारी करता है, एमसीक्यूज में आता है यहाँ से भी, तो बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी जारी करती है। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी एंड इज साइंड बाय द कैप्टन एंड मास्टर्स ऑफ द मर्सेंटाइल शिप। इट कंटेन्स आरएस अंडर। इसमें क्या लिखा हुआ होता है बिल ऑफ लेडिंग में? नेम ऑफ शिप, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसाइनमेंट, डेट ऑफ डिस्पैच, इंपोर्टर नेम एंड एड्रेस ऑफ शिपिंग कंपनी। फ्रेट के हवाले से भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है। बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इट इज अ रिसिप्ट फ्रॉम द फॉर द कार्गो बीइंग शिप्ड व्हिच कंटेन्स द शिपमेंट डिटेल एंड द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। इट मे आल्सो एक्ट एज अ लीगल ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। कौन जारी करता है? शिपिंग कंपनी जारी करती है। ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर ये हमारे पास सेकंड लास्ट हेडिंग है एक्सपोर्ट प्रोसीजर की। After going through all steps, the exporter drew a bill of exchange on the importer. It is an unconditional order in written drawn on the debtor asking him to make the payment in a specified period of time to the persons mentioned therein or his order. Bill of exchange basically कौन बनाता है? एक्सपोर्टर बनाता है। किसके लिए? इंपोर्टर के लिए। ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि गुड्स की पेमेंट के लिए बनाया जाता है कि स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अमाउंट जो मेंशन है वो पे कर दिया जाएगा इंपोर्टर की तरफ से एक्सपोर्टर को। यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का एक मैंने आपको सैंपल दिखाया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरह का होता है। यहाँ पर साइंड होते हैं, ड्रॉई के नेम और एड्रेस होता है। यहाँ पर ड्रॉवर जो बनाने वाला है, जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, उन तमाम की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई होती है, साइन हुआ होता है और ये डिटेल भी लिखी होती है कि कितना अमाउंट पे करना है, कितने ड्यूरेशन के बाद, डेट भी मेंशन होती है, अमाउंट भी मेंशन होता है, स्टैम्प भी लगी हुई होती है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बेसिकली बनता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीविंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। लास्ट हेडिंग एक्सपोर्ट प्रोसीजर की। आफ्टर द एक्सपोर्ट प्रोसेस इज ओवर, द एक्सपोर्टर concentrate on making arrangement for receiving export incentive which the government offer to encourage export trade for earning foreign exchange. Some of the incentives are as under: duty drawback, cash compensatory support, import replacement license, refund of excise duties. एक्सपोर्ट ट्रेड को जो है वो इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सपोर्टर को, उसके हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होता है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। ये 5 नंबर का सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप एक्सपोर्ट प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमने पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया उसमें कुछ डॉक्यूमेंट को डिस्कस किया। पहला था हमारे पास इंडेंट, जहां पर डिटेल दी जाती है गुड्स के हवाले से। लेटर ऑफ क्रेडिट, जहां पर इंपोर्टर बैंक श्योरिटी या गारंटी प्रोवाइड करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग कंपनी जारी करती है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सपोर्टर बनाता है इंपोर्टर के लिए। शिपिंग ऑर्डर, जब हम गुड शिप में जो है वो ऑर्डर बुक करवा रहे होते हैं प्लेस के लिए। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, इंश्योरेंस रिसिप्ट, गुड्स की इंश्योरेंस करवाते हैं तब रिसीव होता है। डॉक रिसिप्ट, डॉक यार्ड की पेमेंट करते हैं तब रिसीव होता है। मेट रिसिप्ट, जब मेट पर्सन जो है वो चेक करता है मेट ऑफिसर्स के आपने गुड्स को किस कंडीशन में शिप में जो है वो रखवाया है, लोड करवाया, तब रिसीव होती है हमें। एक्सपोर्ट इनवॉइस बनता है। कॉन्सलर इनवॉइस उस वक्त बनता है जबकि कस्टम अथॉरिटीज आपकी गुड्स की जो है वो वैल्यू को कंफर्म कर देती हैं कि गुड्स की वैल्यू ये है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है एक्सपोर्टर को गुड्स जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड की गई हैं, उसी कंट्री में बनाई गई हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही है। शिपिंग बिल बनता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास जो कि एक्सपोर्ट में यूज हो रहे होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया एक्सपोर्ट प्रोसीजर के हवाले से। पहले हमने फॉरेन ट्रेड को डिस्कस किया कि फॉरेन ट्रेड क्या है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड को डिस्कस किया और फिर एक्सपोर्ट प्रोसीजर, पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर डिस्कस किया हमने। 21 हेडिंग्स हमारे पास थी कि किस तरह गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहरी ममालिक को सेल आउट किया जाता है, उसको डिस्कस किया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमने कवर किया। आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इंपोर्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट की क्या डेफिनेशन है, क्या होता है इंपोर्ट और किस तरह गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं, बाहरी ममालिक से परचेज करते हैं। थैंक यू सो मच।